की सीट लाने के बावजूद पीछे रहे, क्या करोगे, क्या करते हो? देखिए, कमी तो कोई नहीं आई। जैसे कांग्रेस क्या पूरा विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, हम लोग बहुत खुश हैं कि वोट शेयर में भी हमारी वृद्धि हुई है और सीटों में भी वृद्धि हुई है। और ये कॉन्शियस डिसीजन है कि चूंकि अभी उनके पास 240 सीटें हैं, तो अभी उनको सरकार बनाने दिया जाए और सरकार वो चला के अपने को अगर कुछ दिन चला पाए तो कोalition गवर्नमेंट मोदी जी कैसे चलाते हैं ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और खास करके उत्तर प्रदेश में हम कहेंगे कि भले ही सीटें अभी हम लोगों की कम दिख रही हों, लेकिन जो जनता का रुझान था वो पूरा का पूरा राहुल गांधी के लिए ही ये सारा वोट पड़ा है। और इंडिया गठबंधन ने जो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अच्छे उम्मीदवार उतारे सब जगह और अच्छा प्रबंधन रहा और जमीनी स्तर पे हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ी बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी तरह से एक गठबंधन का एक जो धर्म है उसको निभाया। उसका ही ये परिणाम है कि जो जनता के अंदर जो क्षोभ और एंटी बीजेपी सेंटिमेंट था और जो उनको एक संविधान बचाने का एक ललक था, वो चीज सीटों में परिवर्तित हुई और उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी का घमंड तोड़ा। मैम, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो बांसगांव में इलेक्शन में एक घटना हुई, सदन प्रसाद जी हारे थे। सदन प्रसाद जी हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं, हम लोग ये मानते हैं। इंडिया गठबंधन ने बोला कि उनको हराया गया है, जबरदस्ती हराया गया है। उसके बाद एक एजुकेशन भी उस दिन शाम को हुआ, मगर उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। नहीं, एक्शन है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। आज ही उसमें आया है हम लोगों के पास ये न्यूज कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं हम लोग सदन प्रसाद जी के चुनाव को लेके, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे बत्ती गुल करके और काउंटिंग में हेरा फेरी करके उनको जिताने से वंचित रखा गया, उससे पूरी पार्टी बहुत परेशान है। प्रियंका जी और राहुल जी ने स्वयं सदन प्रसाद जी से बात की है और सदन प्रसाद जी के लिए हम लोग हमेशा अभी ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे और बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में ये कैविएट दाखिल होगा। मैम, अगर आप बत्ती गुल की बात कर रहे हैं तो 2 बजे तक तो काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद तो रिकाउंटिंग चल रही है। जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें जरूर कोई प्रशासनिक तौर पे धांधली हुई है और इसके क्लियर कट सबूत जो लोग, मैं तो वहाँ पोलिंग स्टेशन पे नहीं थी काउंटिंग एरिया में, लेकिन जो वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता थे और वहाँ पे पूरे पुरजोर से उसकी बात रखी गई, उसके बावजूद इस तरह से हराना कैंडिडेट को, ये बिल्कुल इस पे पूरी शक की सुई प्रशासन के ऊपर है और इसी को लेके कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने का तैयारी कर रही है। जैसे हमेशा ऑपोजिशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी से लेकर करके सब कुछ उनके पास है, तो अब तो बांसगांव के जो प्रत्याशी थे वो मंत्री बन गए हैं, तो क्या जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा? अवश्य मिलेगा। आज जनता की अदालत में तो न्याय हम लोगों को मिल चुका है। जनता की अदालत ही सर्वोपरि है लोकतंत्र में, तो जनता की अदालत से न्याय मिला है हम लोगों को और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा न्यायालय भी हमारे कैंडिडेट के साथ न्याय करेगा, क्योंकि वो एक बहुत सज्जन आदमी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और पूरी जनता उनके साथ थी। और जो इस समय वर्तमान सांसद दोबारा से चुने गए हैं, तो उनके प्रति जो क्षोभ था वो आप लोग पत्रकार यहाँ गोरखपुर से आप लोग कवर कर रहे थे और ये आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों को बहुत पहले से ही पता था कि वहाँ की जनता उनसे ऑलरेडी दूरी बना चुकी थी। अगर काजल निषाद जी की बात करें तो मेयर चुनाव में भी वो कोर्ट में गई हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, 2 साल होने आ रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद कर रही हैं न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद तो रखनी चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, अपने संविधान में विश्वास है, तो हमें अपनी न्यायपालिका पे भी विश्वास रखना चाहिए। यही लोकतंत्र हमें सिखाता है और हम तो पूरी उम्मीद रखे हैं कि न्यायालय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये जरूर ये चीज सिद्ध होगी। और बाकी जमीन पे हम लोग संघर्ष करते हैं, करते रहेंगे और बहुत जल्दी इसका नतीजा लोगों ने देखा है। जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने एक जिद के तहत, बहुत लोग उनको किस तरह से उनकी छवि खराब की गई, किस तरह से उनको इतना जलील किया गया, और अखिलेश जी को भी जिस प्रकार से जलील किया गया और जिस प्रकार से उनको जाने के बाद उनका घर धुलवाना और इस तरह से पूरी जातिगत एक
टिप्पणी करके चुभाना, जैसे एक सुई चुभा चुभा के नेताओं को हमारे परेशान किया गया, वो जनता ने देखा है और कहीं ना कहीं जनता ने उससे अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे जहां आप एक वर्ग विशेष को खास करके बहुत टारगेट करके आप काम करेंगे, उत्तर प्रदेश और खास करके पूर्वांचल ने ये संदेश दिया कि हम लोगों के अंदर अभी भी गंगा जमुनी तहजीब की एक जो ललक है वो है, जिंदा है। और यही हमारे विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर मुसलमान भी 14% है जनसंख्या में, तो वो 14% भी चैन की सांस लेके जी सकता है। उसको ये आशंका नहीं रहेगी कि ये सरकार हमारे लिए नहीं काम करेगी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि अभी इलेक्शन का जो रिजल्ट में हम लोग कांग्रेस के लिए जो है बहुत ही बेहतर रहा है, सुभग रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अगर हम इन रिजल्ट को देखें तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यात्रा ने जान फूकी है। पूरे इलेक्शन कैंपेन को जो उठाने का काम किया है, वो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुआ था तो राहुल जी के साथ जब कन्याकुमारी से वो चले थे तो शायद मुश्किल से 200 लोग थे या 250 लोग होंगे। लेकिन वही यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करते-करते या तेलंगाना में प्रवेश करते-करते एकदम सुनामी बन गई थी। तो वहीं से हम लोगों को ये पूरी उम्मीद थी कि जनता राहुल गांधी से जुड़ रही है। और जो राहुल गांधी में जो परिवर्तन आया है वो ये है कि उन्होंने भी जनता के अंदर बीच में जाके, पहले बहुत सिक्योरिटी के रिस्क होते थे और सिक्योरिटी के तमाम परेशानियों की वजह से भी हम लोगों से भी थोड़ा सा उतना क्लोजली नहीं बात हो पाती थी। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा में जो जनता के बीच में गए हैं और जनता उनसे डायरेक्ट कनेक्ट की है, कई लोगों ने, बहुत छोटे-छोटे संगठनों ने उसमें अपनी मांग पत्र रखा था उनके सामने। वो मांग पत्र दूसरे नेताओं की तरह उन्होंने डस्टबिन में नहीं फेंका। वो मांग पत्र गया हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के पास, जिसमें कि सलमान खुर्शीद साहब थे, पी चिदम्बरम साहब थे और हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी के प्रवीण चक्रवर्ती साहब, शशि थरूर साहब थे। ऐसे-ऐसे दिग्गज नेताओं ने उन छोटे-छोटे पेपर्स को पढ़ा और उसमें से मैनिफेस्टो की चीजें निकाली। और इस बार हमारा मैनिफेस्टो हमारा एक हथियार था। राहुल जी ने पदयात्रा करके सबके अंदर एक जोश भरा, जो हम लोग थोड़ा निराश हो गए थे, कार्यकर्ता थोड़े व्यथित थे कि शायद उत्तर प्रदेश में अब कभी कुछ कांग्रेस का नहीं होने वाला है। जब अमेठी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उसका निर्णय हुआ, तो कभी न कभी हम लोगों का अपनी अपरिपक्वता का भी ध्यान समझ में आया कि हम लोग अभी भी पॉलिटिक्स को और राजनीति को और जनता को उतनी अच्छी तरह शायद नहीं समझ पाते हैं, जितना हमारे बड़े नेता लोग समझ क्या आप लेते इस हैं। बात को मानती हैं कि अभी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर से गोरखपुर जिले के आसपास के अंदर कांग्रेस में कैडर के अंदर जो क्षमता होनी चाहिए उसकी कुछ कमी अभी आप महसूस करती हैं? हाँ, बिल्कुल सुधार महसूस होना करते हैं, चाहिए। एकदम सुधार होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमने अपने प्रदेश कमेटी के लोगों को भी बताया है कि हमारे पास गोरखपुर में कोई कार्यालय नहीं है, जो एक बहुत ही हम लोगों को एक जिसमें मजबूर कर देता है कि हम इधर-उधर बैठ के अपनी मीटिंग्स करें और इसकी वजह से डेटा मिसिंग हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, जब कोई चुनाव लड़ने आता है तो वो खुद ही परेशान हो जाता है कि कैसे हम डेटा कलेक्ट करें, कौन हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको हम जानते नहीं हैं। इस टाइप की चीजें तो वो हमने अवगत कराया है और इस पे मंथन हो रहे हैं, विचार हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो कैडर था, वो जो कांग्रेस पार्टी आज सन 48 और 49 की जो पार्टी थी, जहां से वीर बहादुर सिंह यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हुए थे गोरखपुर से, और वो कैडर अब धीरे-धीरे कहीं-कहीं छोड़ के इधर-उधर दूसरी पार्टियों में शामिल हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक अलख जगाई है कांग्रेस, ये जो भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के तहत, वहां से ये लोगों में, राहुल गांधी में वो एक छवि मिल रही है कि हाँ, हो सकता है यही हमारे लिए एक परिपक्व नेता होके अब सामने आए हैं, कि इनके अंदर सहानुभूति है, गरीबों के लिए दर्द है और जो हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं और महिलाएं हैं, वो सब के लिए वो एक उम्मीद के रूप में एक सामने आए हैं। कल दो घटनाएं हुई हैं। एक तो तीसरी मरतबा मोदी जी ने शपथ लिया है, तो नेहरू जी की बराबरी उन्होंने कर लिया। दूसरी 2014 में स्लोगन दिया गया था बीजेपी की तरफ से कि अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2019 में फिर रिपीट किया गया कि अब की बार मोदी सरकार। 24 में भी रिपीट था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इत्तेफाक से 400 क्या 300 तक नहीं पहुंच पाए। कल हर जगह फ्लैश हो रहा था एनडीए 3
एनडीए सरकार। तो ये कितनी मजबूत सरकार है और आपके हिसाब से ये सरकार कितने दिन चलेगी? क्योंकि आपको एक इंगित करा दें, अभी एक इंफॉर्मेशन आज आई है, टीडीपी रिजेक्ट हो गया है कि मुझको स्पीकर का पद चाहिए ही चाहिए, बिना उसके नीचे हमको नहीं मंजूर है। अजीत पवार साहब रिजेक्ट हो गए हैं कि मुझको कैबिनेट मिनिस्ट्री ही चाहिए, उसके नीचे हमको मंजूर नहीं है। इस गवर्नमेंट को कहां तक आप देख रहे हैं? देखिए, इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी ने अहंकार की पराकाष्ठा अपनी दिखा दी थी। वो अपने को बायोलॉजिकल नहीं, डिवाइन पर्सनैलिटी। मैम एक और अभी तुरंत का न्यूज आ गई है, केरल के बीजेपी सांसद हैं सुरेश गोपी जी, जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली थी और आज वो मंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं। कैसे देखती हैं? ये सब होगा। देखिए, मोदी जी ने जो 10 साल शासन किया है देश के ऊपर, उस शासन काल में हम लोगों ने किसी मंत्री को नाम से नहीं जाना। कोविड के टाइम पे डॉक्टर हर्षवर्धन जो संभालने की कोशिश कर रहे थे, उनको इन्होंने ऐसा हटाया कि शायद अब वो राजनीति से ही बाहर चले गए हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर जो केरला में हारे हैं थरूर साहब से, उन्होंने परसों ही ऐलान किया कि अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। इनके तौर तरीके से इनके अपने पार्टी में लोग दुखी थे और वो थे, परेशान थे। तो इसीलिए अब वो मोदी 1 और मोदी 2 की जगह अब एनडीए 3 का घोषणा हो रही है, क्योंकि अब तो ये बैसाखियों के सहारे की सरकार है। ये कोalition गवर्नमेंट चलाया और 5 साल और सबसे उसको जवाब देने से पहले मैं आपका पहला पार्ट का जवाब देना चाहती हूँ। जो नेहरू जी से इनकी जो तुलना करने की इनको अपने बारे में बहुत ज्यादा, ये इनको हमेशा से ही नेहरू जी को लेके एक शायद वो रहा है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए, कि इन्होंने हमेशा अपने को नेहरू के बराबर लाने की कोशिश की है मोदी जी ने। लेकिन नेहरू जी तीनों टर्म वृहद जनमत के साथ अपनी कुर्सी पे पहुंचे थे, तीनों बार। उनके जो सीट की संख्या थी शायद 250 से ऊपर थी या 246 के ऊपर थी, जितनी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो नंबर 1 वो मोदी जी नेहरू जी से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। और उनका ये कहना है वो प्रधानमंत्री टर्म तो हम भी 3 बार हो गए, तो 3 बार तो मेरे ख्याल से अटल जी भी हुए हैं, 3 बार कंटिन्यूअस शायद नहीं होंगे। तो ये तो एक बचकानी रेस है, इस रेस में हम लोग विश्वास नहीं करते। एक बच्चों का जो एक रेस होता है, या जैसे स्कूल में होता है कि 3 साल लगातार 100% अटेंडेंस आती है तो एक मेडल मिलता है। मेरा बेटा ये मेडल लिया था, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था। तो 3 साल लगातार जब आपकी 100% स्कूल में अटेंडेंस होती है तो एक मेडल मिलता है। तो इसी तरह की एक बचकानी रेस है, समझ लीजिए। इसका कोई गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नेंस की आलम यह है कि जो 41 मंत्री लेके ये पहली बार आए थे, वो आज 71 मंत्री लेके भी डोल रहे हैं, सिंहासन डोल रहा है। तो इसीलिए ये मोदी 1 मोदी 2 की जगह अब एनडीए 3 की घोषणा हो रही है। और इसमें इनका मीडिया मित्र जो है, मीडिया के सारे मित्र इनकी मदद कर रहे हैं इसको फ्लैश करने में कि ये नेहरू जी बन गए। और इस तरीके की घटनाओं से देखिए, जो 2014 की जो सिनेरियो था सोशल मीडिया में, कांग्रेस का उतना जबरदस्त प्रेजेंस नहीं था, हमारा सोशल मीडिया कमजोर था, हम इसको मानते हैं। हमारी जो मीडिया का जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो कमजोर थे। इस समय हमारे मीडिया में हमारे पास बहुत अच्छे तेज तर्रार हमारी मिसेस सुप्रिया श्रीनेत जो हमारी लीडर हैं, पवन खेड़ा जी हैं, जयराम रमेश सर हैं, सब लोग लीड कर रहे हैं हमारे मीडिया कैंपेन्स को। सुप्रिया जी की टिकट ना होने का कारण तो सुप्रिया जी बता पाएंगी, लेकिन इसके लिए हम लोग श्योर हैं कि सुप्रिया जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे लड़ाई की थी। जिस तरह से ग्राउंड पे हम लोग कार्यकर्ता लोग लड़ रहे थे, बूथ के लोग लड़ रहे थे, बूथ अध्यक्ष लड़ रहे थे, वैसे ही सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत काबिलियत से हमारे को सोशल मीडिया पे लीड किया। उनके एग्रेशन से हम लोग सब लोग प्रभावित हुए। उनकी जो डेटा की जो पकड़ है उसको लेके सारी मीडिया में उन्होंने अच्छे अच्छे बीजेपी के प्रवक्ताओं को धूल चटाया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। टिकट की कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो अभी आने वाले बहुत समय में बहुत चुनाव बचे हैं, वो तो कोई भी जगह से लड़ लेंगे। आई एम श्योर वो उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बात टिकट की नहीं है, बात उसकी है कि एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग और एक काउंटर ऑफेंसिव, जिसको वॉर टेक्नोलॉजी में कहते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा फौजी बैकग्राउंड भी है। तो युद्ध के समय एक एग्रेशन होता है और एक काउंटर एग्रेशन होता है, एक काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। इस बार जो इंडिया गठबंधन की स्ट्रेटेजी थी, बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी। और इसके लिए हम सबको ये जोश है कि आने वाले समय में हम लोगों का समय होगा। इंडिया गठबंधन की जब दावा किया जा रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन,
आखिर वो कौन सी वजह थी कि जिस वजह से मैजिकल फिगर 272 नहीं पहुंच पाया? देखिए 16-17 सीटें तो अभी एक चैनल हैंडल है देशभक्त, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आकाश बनर्जी का चैनल वो है, उसको आप देखिएगा, 16 सीटें तो साफ साफ यूपी में ही जबरदस्ती हराई गई हैं। ऐसे 16 सीटों का जो मार्जिन आया है वो इतनी कम मार्जिन है, और जो ग्राउंड रिपोर्ट जहाँ पे जर्नलिस्ट, जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट ने भी जो रिपोर्टिंग किया है, और इवन जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया के जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी रिपोर्टिंग किया था, तो वहां पे ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट था इंडिया गठबंधन को, जो कि वोट में नहीं निकल पाया। तो 16 ऐसी सीटें तो उत्तर प्रदेश में हैं। तो आप ये मान के चलिए, कल ही परसों अखिलेश जी ने ये कहा है कि जो हमारे सांसद जो सर्टिफिकेट लिए हैं, और कुछ सांसद हैं जो बिना सर्टिफिकेट लिए हैं, तो ये मतलब है कि जिनको हरवाया गया है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर पूरी ऊपर मंथन हो रहा है, और उसकी भी रिजल्ट 2-3 महीने में सामने आ क्या जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपके यहाँ कोई नहीं था? नहीं ये नहीं, भी ऐसा एक कारण माना जा सकता है नहीं हार नहीं, का? इसका बिल्कुल नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के बहुत उम्मीदवार हैं हमारे पास, बड़े कोई बड़े चेहरा नेता सामने हैं। नहीं किया गया पब्लिक में, इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा सामने नहीं आया, जी, तो एक ये भी कॉज हो सकता है कि पोलिंग नहीं हुई हो आपके फेवर में, आपके हार का कारण? हार का कारण मेरे को ये नहीं लगता है कि हार तो इंडिया गठबंधन की हुई नहीं है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ही बीजेपी के अहंकार को रोका है, तो इसलिए मगर वो नंबर जो 1 तो ये एक जीत है। मगर वो जो नंबर्स में 272 का जो नारा चल रहा था कि मैजिकल फिगर, वो तो टच नहीं हुआ ना? मैजिकल फिगर टच नहीं अगर हुआ तो अगर कांग्रेस की सिर्फ बात करें तो 99 पे रुके। 100, अब तो 100 आ गया है। एक जी, एक उन्होंने कांग्रेस के एक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने भी टच सीट अपनी इधर नहीं, वो सपोर्ट ठीक दे है, दिया है जी। पर 99 है, हाँ 100 मान लेते हैं, जी, 100 लेकिन मान लेते हैं। आगे तो नहीं आ पाए। लेकिन जहाँ पे 55 से 100 पहुंचे हैं, वो एक जिस उसमें जो वोट शेयर है उसको आप देखिएगा, तो वो करीब करीब 8 से 9% का वोट शेयर की वृद्धि है। पूरे देश में कांग्रेस को जितना वोट मिला है तो जो वोट उसके शेयर अगर बढ़े हैं तो उससे आप संतुष्ट हैं, सीट आए ना आए? सीटें आएंगी जब हमारे पास एक फेयर इलेक्शन होंगे। कुछ कुछ सीट्स में जहाँ पे, अगर इनका ये न्यूज आ गया था, आप लोगों ने भी शायद देखा हो कि गृह मंत्री ने 150 डीएम को फोन किया, जिसपे भी हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि गृह मंत्री साहब ने एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले 150 डीएम को फोन किया था। तो क्यों फोन किया था, क्या वजह थी, किस लिए फोन किया था, ये सब चीजें में मीडिया को समझना होगा। जनता समझ रही है, जनता तो ये समझ रही है कि हमने वोट डाला था, वोट निकला नहीं, वहां पे काउंटिंग में कहीं दिक्कत है, कहीं हो सकता है हम लोगों के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो। हम ये नहीं कहते हैं कि सब जगह प्रशासन की ही वो है, लेकिन अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो ये हम लोगों के लिए देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ और इम्प्रूवमेंट है। लेकिन कहने का मतलब, अभी आपने इम्प्रूवमेंट की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर कांग्रेस को जो है कुछ खुद को इम्प्रूव करना होगा। जी, गुजरात के अंदर देखिए एक बहुत साजिशन जो है, अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, जो गेनीबेन वहां से जीती हैं, जो एक अकेला सांसद वहां से गुजरात से जीता है, क्योंकि वहां पूरी की पूरी इंतजाम था कि तीसरी बार हैट्रिक लगवाने का, कि एकदम साफ कर दिया जाए विपक्ष को। उनका कितनी बार तो उनका नॉमिनेशन में खामियां निकाली गई, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको उनका नॉमिनेशन होने नहीं देना चाह रहे थे, उसके बावजूद वो क्राउड फंडिंग करके उन्होंने लड़ा चुनाव। क्योंकि कांग्रेस के जितने समर्थन या इंडिया गठबंधन में, सबने अपने बिल्कुल दीवार तक पहुंच गए थे, ढकेल दिया गया था बिल्कुल पीछे, बस दीवार थी और कुछ नहीं था, तो खोने के लिए कुछ नहीं था। तो क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने चुनाव लड़के वो जीत के आई हैं। इंदौर की तो अगर बात कर ले तो क्या वजह थी कि नॉमिनेशन? वहां पे भी यही था नॉमिनेशन। देखिए, लोकतंत्र को कुचलने और दबाने का पूरा प्रयास चल रहा था। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी अकल और अपनी एक विवेक और गुस्से में अपने को, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से हट के, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो वोट देके ये सीटें दी इंडिया गठबंधन को, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ताकत जो है इंडिया गठबंधन को मिला है, और जिसकी वजह से बीजेपी इस समय लड़खड़ाई हुई मैडम, है। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, ये 2024 की बीजेपी सरकार कितने दिन तक चलेगी? देखिए, हमारी शुभकामनाएं हैं मोदी जी को, उन्होंने हर तरीके की चीजें करके देख ली, तमाम कपड़े बदल के देख लिए, तमाम इवेंट करके देख लिए, इतने सारे G20 और G30 पता नहीं क्या क्या कर लिए सब।
अब वो एक कोalition सरकार भी चला के दिखाएं तो हम लोग उनका लोहा माने कुछ, लेकिन अभी तक तो प्रधानमंत्री ने जितने काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसमें कहीं उनका कोई विजन और एक टीम को साथ में ले चलने की कोई स्किल दिखा नहीं है। अटल जी के साथ उनको कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफी और भूल होगी, मेरा अपना मानना है, क्योंकि अटल जी के अंदर वो गुण थे कि वो सबकी तारीफ भी कर लेते थे और उसी में अपना कटाक्ष भी कर लेते थे। मोदी जी के अंदर न तो भाषा है, न विद्वता है और न ही उतनी विजन है। तो कैसे वो गठबंधन चलाएंगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैम आखिरी दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी ने बोल दिया है कि हम अब कोलिशन में नहीं रहेंगे, वो इंडिया गठबंधन से अलग हो रही है, उसको कैसे देखती हैं? दूसरा सवाल है कि अगर लखनऊ की बात करते हैं तो अकबर नगर में 90 दिन के बाद बुलडोजर फिर जो है गरजने लगा। बुलडोजर की देखिए अब अंतिम सांसें चल रही हैं। बुलडोजर जहां जहां गरज सकता है गरज ले। बुलडोजर के दिन अब लग रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक आके बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाएगी अगर ज्यादा इन्होंने इस तरीके की दमन की राजनीति की तो। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे अवैध जगह है वहां पे वो जो भी करना चाहे कहें, उसमें हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। आखिर वो शासन में है तो अगर अवैध कब्जे हैं तो वो हटाएंगे ही उसके लिए, लेकिन उनको एक सहानुभूति पूर्वक उस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि खुद गोरखनाथ रोड पे हम लोगों ने देखा है कि मंदिर के रास्ते को चौड़ा करने के लिए कितनी छोटी छोटी दुकानों को हटाया इन्होंने, और उन दुकानदारों को अभी तक विस्थापित की कैटेगरी में, जब बड़े दुकानें बनी तो इतना अधिक किराया वसूला गया, इतना अधिक उसका रेट लगाया गया कि वो छोटा दुकानदार दोबारा से दुकान बनाने की हैसियत नहीं पाया। तो ऐसी चीजों के लिए अपने मुख्यमंत्री जी को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, और नहीं तो लोकतंत्र यही है, यही लोकतंत्र जिसके गरूर में वो 20 साल 25 साल से राजनीति करते चले आ रहे हैं, तो उनका भी गरूर मसलेगा। ये हम अभी से चेतावनी देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की टूट के बारे में बता दिया आम आदमी पार्टी को। पंजाब में तो आप अलग अलग लड़े जी, दिल्ली में दावा था कि 3 पे आप लड़िए, 4 पे हम लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, हार गए। देखिए आम आदमी पार्टी को सप्रेस करने में मोदी जी कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में ठूस के उन्होंने जो गला घोंटने का काम किया आम आदमी पार्टी का, और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी में अब ये बिखराव दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी अगर नहीं रहना चाहती है इंडिया गठबंधन में, उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोगों की शुभकामनाएं हैं उनके साथ, हम लोगों का रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। इंडिया गठबंधन में सहज नहीं पा रही है अपने घटक दलों को। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन तो सहज रही है, लेकिन शायद उनके ऊपर और किस्म के दबाव होंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं उनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं। खुल करके नहीं सामने आ रही है। ममता बनर्जी पूरी तरह से साथ में है, उन्होंने कई बयान ऐसे दिए हैं, जबकि मीडिया उनसे कई बार ये पूछ चुकी है, क्योंकि मीडिया भी इसमें बहुत दिलचस्पी ले रही है कि ममता जी किस तरफ जाएंगी। लेकिन ममता जी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन में ही रहेंगी, चाहे वो अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर तो रहेंगी ही।